नमस्कार, शिक्षा कुल के प्रोग्राम ऑफिसर टॉक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जिनको हम आपसे मिलवाएंगे वो हैं बागपत की एक ऐसी बेटी जिन्होंने शिक्षिका से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक का सफर तय किया है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर की एसडीएम डिप्टी कलेक्टर कोमल पवार। कोमल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। तो कोमल, स्टूडेंट्स जाने कि कोमल पवार कौन है, क्या है कोमल पवार, तो आप अपनी शख्सियत के बारे में क्या क्या बताना चाहेंगी कि आप किस तरीके की पर्सनालिटी हैं बेसिकली? सबसे पहले मेरा नाम कोमल पवार है और मैं यूपी के बागपत ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर जो है दिल्ली पुलिस में अभी सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत है और वहीं मेरे फादर क्योंकि दिल्ली में ही जॉब करते थे, तो इनिशियल स्कूलिंग बागपत में करने के बाद हम लोग दिल्ली में ही शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर मेरी स्कूलिंग हुई। और वहीं अपने फादर को हमने देखा कि वो कितनी डेडिकेशन से काम करते हैं, तो मैं हमेशा उनसे मोटिवेटेड रहती थी। और उन्होंने जब मुझे अपनी इच्छा जाहिर करी कि आप जो है सिविल सर्विस में जाइए, तो मैं वहाँ पर आई और वहीं पे जो मेरा बेसिकली यहाँ पे आने का जो मोटिवेशन रहा वो मेरे फादर रहे हैं। और अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो बचपन से लेके जब तक मैं सिलेक्ट नहीं हुई तब तक मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी जिसको ज़्यादा लोगों से बात करना जो है बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। और लेकिन ये था कि मेरे को जो है कुछ जानना, पढ़ना, समझना इस सब में मेरा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे फादर ने वो चीज़ जानी पहचानी और मैं यहाँ पर आई। तो ये मतलब जैसे अचानक से तो नहीं आया होगा, वो पर्टिकुलर मोमेंट जिसमें कि आपके मन में ये ख्याल आया कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है या मुझे अधिकारी बनना है, वो पर्टिकुलर मोमेंट अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें तो? यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का जो मेरा मेन रीज़न है वो मेरे फादर है। जब मैंने 12th की उसके बाद मैंने 12th किया था अपना साइंस स्ट्रीम में, नॉन मेडिकल। तो ऐसा जो एक रेगुलर पैटर्न है सोसाइटी में कि सब लोग बीटेक करेंगे, हाँ। मेरा पर्सनली बीटेक में इंटरेस्ट नहीं था। मैं बहुत मेरी मतलब लाइफ इंजीनियर में नहीं बनना था? नहीं और बहुत क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट थी तो ऐसा मुझे बहुत टीचर्स ने मेरे को बहुत मेरे एक कंफर्ट जोन से बोलेंगे या फिर मेरे जो रिजर्व एरिया था उससे बाहर निकाला। तो मुझे टीचर्स की तरफ एक मेरा थोड़ा जो है, मैं अलाइन थी उनकी तरफ कि मुझे टीचर ही बनना है। मैं बहुत खुद भी मैंने सोचा कि मेरी लाइफ में टीचर्स का इतना रोल है, तो मैं खुद टीचर बन के मैं चाहती थी कि मैं किसी की हेल्प कर नोबल पाऊँ। प्रोफेशन है। हाँ जी। और गर्ल्स के लिए अच्छा है, पेरेंट्स भी कई बार बोलते हैं, तो बट ये आपके अपने अंदर से था कि मुझे टीचर बनना हाँ, है। मुझे पहले से ही और वो मेरे पेरेंट्स जानते थे। जब 12th किया उसके बाद मैंने बस थोड़ा बताया अपने फादर को कि मुझे फिरजी में या विद्या मंदिर में एडमिशन नहीं लेना है। मैं तो उन्होंने जो है बोला मुझे बिना बताए कि मेरा एडमिशन जो है डाइट इंस्टीट्यूट होता है जिसमें प्राइमरी टीचर के लिए डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन मेरा करा दिया। और उन्होंने बोला कि बेटा आप जो है टीचिंग का करिए और मैं चाहता हूँ कि आप सिविल सर्विस की भी प्रिपरेशन करें। उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि सिविल सर्विस है क्या, इसमें क्या करना है, लेकिन क्योंकि हमेशा मैं अपने फादर को देखती रही हूँ, उनसे मोटिवेटेड रही हूँ, तो मतलब हाँ, उनके गाइडेंस में बिल्कुल। बेसिकली आप चलते रहे। हाँ जी। तो मेरा यही था कि जो मेरे फादर का डिज़ायर है उसको मेरे को फुलफिल करना है, जो बाय द टाइम मेरा भी बन गया, तभी मैं आज यहाँ हूँ। तो यूपीएससी से फिर ये पीसीएस की तरफ आपका रुझान किस तरीके से बना कि मुझे अब पीसीएस अधिकारी बनना है? ये कब हुआ, कैसे हुआ? जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो तभी हम थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो मैं यूपी से बिलोंग करती थी, तो तभी से फर्स्ट अटेम्प्ट से ही मैंने सोचा हुआ था कि यूपी पीसीएस भी मुझे देना है। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ यूपीएससी का मैंने एग्ज़ाम दिया। 2013 में ही मेरा यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट था और यूपी पीसीएस में भी पहला अटेम्प्ट मेरा 2013 में ही था, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। अच्छा, तो आप पीसीएस और यूपीएससी दोनों साथ लेके पैरेलली मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। तो मुझे बेसिकली ये था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है और इसीलिए मैं दोनों एग्ज़ाम पैरेलली देती थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इसके आपको नुकसान हुए या फिर इसका फ़ायदा हुआ अगर दोनों एग्ज़ाम साथ में लेके चले जाएं? क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं पसोपेश में रहते हैं कि उनको पीसीएस और यूपीएससी को साथ लेकर चलना चाहिए या फिर एक टाइम में एक ही जगह फोकस करना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आपकी क्या सलाह है?
इसके दोनों ही मेरे को जो रहा दोनों ही फील्ड मैं बोलूँगी प्रोज एंड कॉन्स रहे। फर्स्ट तो ये कि क्योंकि मुझे यूपीएससी और पीसीएस दोनों का ही मैं पैरेलली दे रही थी, तो यूपीएससी का सिलेबस और पीसीएस में तब डिफरेंस था। इनफैक्ट तब यूपीएससी में एक ही ऑप्शनल था और पीसीएस में 2 ऑप्शनल होते थे। तो प्रीलिम्स में भी हमें थोड़ा जो है यूपी के अगर फोकस होकर पढ़ना होता था, यूपी सेंट्रिक भी है एग्जाम, प्लस उसमें फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी उस वजह से हुई। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जो थोड़ा एडवांटेज हुआ वो ये कि यूपीएससी का मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया, लेकिन यूपी पीसीएस का हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस मुझे मिला कि एटलीस्ट कि ऐसा नहीं है कि मैं एग्ज़ाम जो है। लेकिन आज जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और जैसा कि आपको पता ही है कि अब यूपी पीसीएस से ऑप्शनल हट गया है और यूपीएससी में अभी भी एक ऑप्शनल है, तो क्या स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी सिर्फ पढ़ाई वाले जोन में हैं और आप अभी आफ्टर मतलब सर्विसेज के बाद वाले जोन में हैं, तो आप अब एक अधिकारी होने के नाते उनको क्या सलाह देंगी जो आने वाले हैं, जो आने वाले अधिकारी हैं, कि वाकई में उनको यूपीएससी की तरफ ही अलाइन रहना चाहिए एक बार में, या फिर पीसीएस और इसको अगर साथ दे रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है ऐसा? मेरा सजेशन तो यही है कि आप लोगों को यूपीएससी पर ही फोकस होना चाहिए, बिकॉज आप अगर पैरेलली देंगे तो ऑब्वियसली आपका टाइम वेस्ट होगा ही, और फिर उसका कंपनसेशन तो नहीं है, टाइम रिवर्ट तो नहीं होता है। तो ये आप अपने माइंड में मेकअप करें या अपने माइंड में ये सोचें कि आपको अगर यूपीएससी ही देना है तो इनिशियली यूपीएससी पे ही फोकस होना चाहिए। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे मिले जो स्टेट सर्विसेज में ही जाना चाहते थे, तो वो पीसीएस को देते थे। तो वो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट बोलेंगे या मतलब आपका खुद का डिसीजन है वो। लेकिन मेरा प्राइमरी सजेशन तो यही है कि अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ पहले यूपीएससी आप दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों को पैरेलली कर सकते हैं, एक बेसिक प्रिपरेशन जब आपकी हो जाए तो फिर आप पीसीएस भी दे सकते हैं, बिकॉज अब काफ़ी सिलेबस सेम हो गया। जो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो फ़िलहाल तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सलाह देंगी कि उनको कौन सी बेसिक बुक्स अपनानी चाहिए कि उनको वो पढ़ना चाहिए, और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए? कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको लगता है कि जिसने आपको इतना लंबा वक्त जिस वजह से आपको लगा, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो रिपीट नहीं करनी चाहिए, और शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? जैसा आपने बुक्स के बारे में पूछा, तो बुक्स जो है वैसे आप इंटरनेट पे देखेंगे या बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप इजीली लिस्ट आपको मिल जाएगी, और वही स्टैंडर्ड बुक्स है। तो मैं फटाफट बता देती हूँ आपको कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की 11th-12th की बुक्स हम पढ़ते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हैं, मैंने रमेश सिंह से किया था, उससे आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए, उसके बाद आप करंट अफेयर से उसको रिलेट करके न्यूज़पेपर से पूरा रिलेट करके बजट और आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह से, और वही कि कैसे इकोनॉमी हमारी फंक्शन करती है, वो आपको एक बेसिक क्लैरिटी हो जाएगी। तो उसके बाद जो है आप उसको इजीली कर पाएंगे कि व्हाट इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन से कैसे मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ, इकोनॉमिक्स का आप कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हैं। इकोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो है सब शंकर आईएएस की नोट्स आते थे जब मैं प्रिपरेशन करती थी, अब इनफैक्ट बुक आने लगी है, तो शंकर आईएएस बेस्ट बुक है उसके लिए और इकोलॉजी के लिए। और इसके अलावा जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया हमने पढ़ी थी, आज भी आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया आप रेफ़र कर सकते हैं। और बेसिकली बुक्स की लिस्ट तो काफ़ी एग्जॉस्टिव है, लेकिन मैं यही सजेशन मेरा यही रहेगा, जो मैंने गलती की है मैं वो बता देती हूँ। एक तो जब मैंने प्रिपरेशन की तो मेरी फैमिली में कोई भी सिविल सर्विस बैकग्राउंड का नहीं था, तो उस वजह से मेरे को जो भी कोई गाइडेंस मुझे प्रॉपर नहीं मिल पाई। तो मुझे कोई भी फ्रेंड या कहीं पर भी मैं देखती थी कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं खूब खरीद लेती थी, और उसको खूब सारी बुक्स का ढेर लग गया मेरे पास, और कभी कुछ उसमें से पढ़ रही हूँ, उसमें से पढ़ रही, एक भी बुक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाई। अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो जो आसपास या पीयर प्रेशर में या फिर किसी ने कह दिया तो उसके चक्कर में वो कई सारी बुक्स खरीद लेते हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है कि अपनी एक ही स्टैंडर्ड बुक पे बिल्कुल जम के रहना चाहिए, उसी से नोट्स बनाएं, उसी से पढ़ें, या फिर वाकई में कुछ कुछ टॉपिक्स इधर उधर से पढ़ लेने चाहिए?
कुछ कुछ टॉपिक इधर से देख सकते हैं, जैसे अगर किसी बुक्स में आपको सपोज क्लैरिटी नहीं हो रही है, तो मैं भी ऐसा करती थी कि उसको यूट्यूब पे डाल लेती थी। तो किसी के अच्छे आजकल यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, वो जैसे इकोनॉमिक का मुझे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं मृणाल की साइट से चेक कर लिया करती थी और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप वो अपनी उस बुक के अलावा कहीं और से रेफ़र कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप एक बुक से नहीं आपको कुछ समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस टॉपिक वाइज कर सकते हैं। मतलब आप सजेस्ट मतलब आप ले सकते हैं, उसका रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुक्स जो है वो बार बार ना बदलें, ये मैडम का कहना है। और अगर जैसे प्री की बात करें, अभी प्री में सिर्फ 1.5 महीना बाकी है, तो यूपी पीसीएस के स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो यूपी पीसीएस में इन 1.5 महीनों में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला करके प्रीलिम्स क्लियर कर सकें? और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी उस दौरान उन 1.5 महीनों में? क्योंकि इस टाइम पे प्रेशर भी बहुत होता है, आपने रिवीजन किया होता है, लेकिन अभी ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा आपकी संभावनाएं बन सकें? ये जो लास्ट के 45 डेज़ है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको कहाँ से रिवाइज़ करना है वो आपको क्लैरिटी हो। जैसे अभी कोई एकदम न्यू कमर है जिसने एनसीईआरटी की बुक्स या जो स्टैंडर्ड बुक्स है यूपीएससी के लिए या यूपी पीसीएस के लिए बेसिक क्लैरिटी के लिए, अगर वो अभी तक नहीं पढ़ी है, तो फिर अब उसको पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो ये यूपी पीसीएस में एक ये है, घटना चक्र की बुक्स आती है जो हर सब्जेक्ट की आती है। पहले हिंदी मीडियम में थी, अभी दोनों मीडियम में वो अवेलेबल है। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं। उसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ा ब्रीफ बताएंगे, फिर क्वेश्चंस होंगे और नीचे एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो एक तरह के क्वेश्चन आपको रिपीटेडली उसमें आएंगे, तो वो आपका रिवीजन भी पैरेलली होता रहता है। तो अगर टाइम कम है और आपने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं, तो फिर आप 10 ईयर से देख के ये चेक करें कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक मुझे करना चाहिए। थोड़ा टॉपिक स्पेसिफिक होके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और यूपी के लिए घटना चक्र की बुक्स बेस्ट है, तो उन्हीं से आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स यूपी में कहाँ से देखने चाहिए स्टूडेंट्स को? यूपी के लिए करंट अफेयर के लिए घटना चक्र की दृष्टि आती है, तो वही पढ़ते थे, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आते थे। वो बहुत लेकिन उसका एक इशू है कि वो हिंदी में आती थी हमारे टाइम पे, तो अभी मे बी वो इंग्लिश में भी आने लगी हो, तो लेकिन उसमें फैक्चुअल बेस होता था। बहुत डिफ़िकल्टी मुझे नहीं लगता कि उसको आएगी। तो दृष्टि की मैगज़ीन यूपी के लिए अच्छी है। अदरवाइज़ बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो पूरा मंथ वाइज आपको पूरा करंट अफेयर देते हैं, और यूपी में ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। यूपी के जैसे बजट का क्वेश्चन है, तो वो बजट में आपसे एकदम कितना बजट आया है वो बिल्कुल न्यूमरल टर्म में, और इनफैक्ट डेसिमल एकदम एग्जैक्ट पूछता है। तो वो फैक्चुअल रट्टाफिकेशन वाला बेसिकली हम कह सकते हैं, कुछ है ना? ऐसा है जो आपको बिल्कुल फैक्चुअल पढ़ना होता है। हाँ। डेट आपको याद होनी चाहिए, बजट कितना आया, ये सब बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई भी अगर आपको, अभी तो बहुत सारे चैनल्स पे अवेलेबल है, आप दृष्टि से उसको देखिए। उसके अलावा जो है आप यूट्यूब के चैनल्स हैं, आप बिल्कुल डालेंगे यूपी पीसीएस का, तो 3-4 चैनल आते हैं, मैंने भी उन्हीं से देखा था। बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है उससे। तो करंट अफेयर तो मस्ट है। और ये करंट अफेयर में भी यूपी में आपको ये ध्यान रखना है कि उसके कुछ फिक्स है कहाँ से आते हैं, 3-4 स्टैंडर्ड, जैसे कि अवार्ड से क्वेश्चंस आएंगे, और स्पोर्ट्स का भी ज़रूर पूछेंगे, या अब नोबेल प्राइज़ का आ गया, अभी ऑस्कर हुए तो ऑस्कर का आने का पॉसिबिलिटी है। तो जो लास्ट 6 मंथ्स का होता है उसको बहुत अच्छे से करें। और वैसे पूरा 1 साल का आता है, लेकिन जो एग्ज़ाम के क्लोज 6 मंथ्स होते हैं उसके ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो वो अच्छे से प्रिपेयर कर ले। और थोड़ा फैक्चुअल, बजट तो मस्ट है, यूपी का सेंसस मस्ट है, उसको करना है। सेंसस से, बजट से, अवार्ड से, ये सब क्वेश्चंस देखने मस्ट है यूपी के लिए। तो कोमल, जैसे आपने देखा अभी जो इस बार नोटिफिकेशन आया है उसमें मेंस की पूरी जो अब तक की तैयारी थी और अब जो तैयारी होगी वो बहुत हद तक चेंज करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को। अब कहीं ना कहीं ऑप्शनल हट गया है और उसकी जगह यूपी का जो वेटेज है वो बढ़ गया है। तो अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के पास में? अब रिसेंटली सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसमें मेरा सजेशन यही है, क्योंकि अब पूरा ही आपका मेंस जो है सब्जेक्टिव हो गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपना जो 3 आवर्स में सारे आंसर्स आप पेपर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कई बार मेंस दिए हैं मैंने, तो हमेशा मेरा यही रहा फोकस कि मेरा हर पेपर जो है कंप्लीट मैं अटेम्प्ट करूँ।
और ऐसा मैंने रियलाइज़ भी किया कि इनिशियली जैसे 13 का मैंने मेंस दिया था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे छूट गए थे, तो मार्क्स उसमें मेरे जब मेरा क्वालिफाई हुआ था, तो जब रिजल्ट आया था फाइनल 15 में मेरा इंटरव्यू देने के बाद, तो मैंने ये देखा था कि मेंस मेरा मार्जिन पे हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मेंस में स्कोर जो है कट ऑफ से अच्छा जाए, ऊपर जाए काफ़ी। अच्छा, जैसे इसमें ऐसा होता है कि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं और आप ये कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे आंसर्स हम लिख लें, लेकिन वो जल्दबाजी में वो क्वालिटी कंटेंट हम नहीं लिख पाते हैं, तो उस क्वालिटी कंटेंट को लिखने के लिए स्टूडेंट्स की क्या क्या मतलब क्या तैयारी होनी चाहिए पहले से? अ, ये क्वालिटी कंटेंट की जो आप बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है, जैसे हम कोई भी होगा, जैसे पेपर लिखना आप स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हम जो कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में लिखना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं हम बहुत। तो लेकिन यूपीएससी में या यूपी पीसीएस में आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि मुझे इतना टाइम देना है, क्योंकि आपको एंड तक सभी क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने हैं। ये ज़रूर हर स्टूडेंट का ये फोकस होना चाहिए कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मार्क्स में डिफरेंस होता है, ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है। जब भी मैंने पेपर पूरा किया है तो अच्छा मेरा रहा है, मुझे लगता है कि आपको कुछ स्कोर तो ज़रूर मिलता होगा, तो मैं क्वेश्चंस नहीं छोड़ती थी। और जब अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे वेन डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। एंड के 2-3 क्वेश्चंस में मैं ये करती थी। इनफैक्ट मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की थी। मैंने रियलाइज़ किया था कि जब मेरे पास टाइम कम होता था तो मैं जल्दी से फ्लो चार्ट बना देती थी या फिर वेन डायग्राम के थ्रू अपनी बात को, अपने कंटेंट को लिख देते थे, तो उसमें भी मेरे को स्कोर मिल जाता था। अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे तो आपको 50-60% मिल जाएगा, नहीं लिखेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। कुछ आप बना देंगे, लिख देंगे तो आपको ये है 20-30% मिल जाता है। वो एक मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो फोकस आपका ये होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका पेपर कंप्लीट हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। और मैंने जब अपना मेंस लिखा था तो मैंने ये किया था कि गूगल से ही मैंने जो टॉपर्स थे उनके आंसर्स मैंने डाउनलोड किए, उनको देखा, उनका पैटर्न देखा, और वही मैंने उसमें यूज़ किया उसको अपने आंसर राइटिंग में कि हमें इंट्रोडक्शन कितना लिखना है, एंडिंग कितना करना है, मेन बॉडी कितनी लिखनी है, वो सब आप जो है आपकी इम्प्रूव होती है। तो पहले मॉडल आंसर्स देखे और फिर अपने आंसर्स लिखे और अपने फ्रेंड से भी चेक कराए, और कहीं भी आप कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले तो उससे बहुत इम्प्रोवाइजेशन होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो कोमल, जैसे स्टूडेंट्स पीसीएस की तैयारी करते हैं, लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक पीसीएस अधिकारी हैं, तो पीसीएस में ही क्यों जाएं? ऐसा क्या है जो कि स्टूडेंट्स पीसीएस की तरफ रुझान करें अपना? पीसीएस में आपका रुझान करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि आप अपने ही स्टेट से कनेक्टेड रहते हैं, और फिर आप जब सिलेक्ट हो गए अपने स्टेट में जाते हैं, एक प्राउड फीलिंग तो है ही, प्लस आप अपने स्टेट के लिए कुछ कर सकते हैं और ऐसा कर भी पाते हैं। जब आप गवर्नमेंट सिस्टम में आते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि कैसे गवर्नमेंट जो है फंक्शन करता है, गवर्नमेंट मशीनरी कैसे फंक्शन करती है, हम जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। तो वो जब आप लोकल लेवल पे जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत सारी बातें आपको फील्ड लेवल की पता होती है। जैसे मैं यूपी की हूँ तो मुझे पता है यूपी की कुछ प्राइमरी, तो मैं रिलेट कर पाती हूँ और काम करने में अच्छा लगता है। क्या है बेसिकली? हाँ, और आप सिविल सर्विस में आते हैं तो पर्सनालिटी में आप वैसे ब्लूमिंग होने लगती है, बहुत एनरिच पर्सनालिटी हो जाती है। मैं भी एक इंट्रोवर्ट से अभी एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ। तो पीसीएस में आने का जो मुझे लगता है, अगर आप अपने स्टेट में ही रहना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में पूरा आपको ट्रांसफ़र वाली इशू नहीं हो, तो आप स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम दें, प्लस आप लोकल लेवल पे कनेक्ट कर पाएंगे, आप अपने स्टेट से जुड़े रहेंगे, आप अपने रिलेटिव्स और बहुत सारी फैमिली आपके सराउंडिंग में रहेंगी, तो आप वैसे ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अच्छा, वैसे जैसे देखते हैं कि जनरली जो स्टूडेंट करते हैं इसकी तैयारी, तो उनको ये एक होता है कि पद, प्रतिष्ठा, पैसा भी एक फैक्टर, मोटिवेशनल फैक्टर होता है, लेकिन क्या आप मानती हैं कि मतलब इसका इतना ज़्यादा रोल है, या फिर चुनौतियाँ ज़्यादा हैं और ये सब चीज़ें बाद में गौण हो जाती हैं? नहीं, जब भी हम सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करते हैं, मैंने ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही ये जाना कि आप जब सिविल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो किसी भी पर्सन के लिए होता है वो होता है विजडम, यानी प्रज्ञा। वो आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, तो आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। उसके अलावा प्रतिष्ठा, एक
आपके अंदर डिग्निटी आती है, आप बहुत कुछ जानते समझते हैं, गवर्नमेंट की तरफ आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है, आप ये जानते हैं कैसे फंक्शन करता है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो मुझे जो लगता है कि सिविल सर्विस में जो भी आता है वो यही सब अपनी विजडम के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, अपना आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी को, उसके लिए। और ऑब्वियसली किसी भी प्रोफेशन में आप आना चाह रहे हैं तो एक प्राइमरी ये तो है ही कि ये जॉब है, ये प्रोफेशन है, इसका कुछ तो हमें बेसिक सैलरी मिलेगी ही। तो विजडम, और मुझे लगता है कि एक आप सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और अपने लिए इंडिविजुअल आपका डिज़ायर है, इंटरेस्ट है। अच्छा, ऐसे कोई एग्जांपल आप देना चाहेंगी कि अब तक आपकी जितनी भी पोस्टिंग रही उनमें कोई कोई ऐसा काम आपने किया हो जिसको करने के बाद आपको बहुत फील गुड हुआ हो, एक महिला होने के नाते आपको बहुत अच्छा फील हुआ हो कि मैंने ये किया किसी के लिए? ऐसे बहुत सारे मौके आए। पहले मेरा यूपी पीसीएस के थ्रू सिलेक्शन नायब तहसीलदार में हुआ था, तो मैंने मोदी नगर तहसील में काम किया। तो वहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद कोविड आ गया, कोरोना का टाइम पीरियड आया, तो वहाँ पर मैंने ये रियलाइज़ किया कि कैसे हम इस पोस्ट पे रह के कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोविड टाइम में एक लेडी का मुझे कॉल आया, एक्चुअली कंट्रोल रूम का मुझे बनाया हुआ था प्रभारी। तो वो जो है वो कैंसर से पीड़ित थी और उनको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी और वो दिल्ली से लेती थी। अब क्योंकि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, कोई रिलेटिव नहीं था, तो मैंने पूरा जो उनकी हेल्प करी, चाहे वो सीएमओ से सर से बात करके कनेक्ट किया, एम्बुलेंस अरेंज करी, दिल्ली गई, वो वहाँ से लेके आई, उन्होंने बाद में थैंक यू भी बोला। तो बहुत बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट आते हैं जो बहुत जॉब सेटिस्फेक्शन आता है, एक लगता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, हम ऐसी जगह पर हैं। यस। तो आपकी लाइफ किस तरीके से बदली बिफोर एग्जाम? जैसे कि एग्जाम से पहले जब आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो कई बार ऐसे फेज होते हैं कि बहुत आप लो फील करते हैं उन दिनों में, आपको लगता है कि करें, होगा या नहीं होगा, क्या मतलब बहुत अनसर्टेनिटी होती है। उस अनसर्टेनिटी में आपने कैसे अपने आप को इस लगन के साथ लगाए रखा? वो कौन सा मोटिवेशनल फैक्टर था? जो मेरा सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल फैक्टर रहा वो मेरे फैमिली का मेरे पे ट्रस्ट था। मैं अपनी फैमिली में जो है सबसे बड़ी हूँ मैं, मेरे 2 छोटे भाई हैं। मेरे फादर ने जब अपनी ये इच्छा मेरे सामने रखी कि आप सिविल सर्विस में जाए, तो मैंने उसी दिन ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपने फादर का ड्रीम फुलफ़िल करना है। बिकॉज़ मुझे जब भी कोई डिफ़िकल्टी आती थी तो वो बुक लेके मेरे साथ बैठ जाते थे। तो वो चीज़ हमेशा मेरे माइंड में थी कि हमेशा मेरी हेल्प की। तो एक इमोशनल होता है ना, जो भी आप इमोशनल हो रहे हैं वो मैं समझ पा रही एक्चुअली। हूँ। तो मेरे लाइफ में जो इस फील्ड में मेरी ये जो परसिवरेंस मेरी बनी रही, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही कि मैं इमोशनली इतनी जुड़ी हुई थी उनके उस ड्रीम से कि मुझे ये था कि इसको मुझे करना है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में जो विल पावर है मेरी, वो मुझे हमेशा बनाए रखती है, क्योंकि मैं हमेशा, मेरा नेवर गिव अप एटीट्यूड रहा है। और यही मैंने सोचा है कि कितनी बार भी मैं फेल हूँ लेकिन हमेशा सीखना है, बढ़ना है। यूपीएससी की प्रिपरेशन या पीसीएस की प्रिपरेशन ने वैसे ही मुझे इतना सिखा देता है। पेशेंस, सबसे ज़्यादा पेशेंस। और मैंने अपनी मदर को भी देखा कि इतना टाइम मैंने दिया, 7 years ऑफ प्रिपरेशन का, वो पेशेंस मेरे से ज़्यादा उनमें था। क्या हम कहाँ जा रहे हैं, किस फील्ड में जा रहे हैं, मुझे तो अभी पूरा, मुझे खुद नहीं पता था जो प्रिपेयर कर रहा है कि क्या क्या हम काम करेंगे, लेकिन वो ये देखते थे कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप बनेंगे कुछ ना कुछ। तो वो पेशेंस जब मैं देखती थी कि मेरे पेरेंट्स में है, वो ट्रस्ट मेरे ब्रदर्स का है मेरे पे, हमारी जॉइंट फैमिली है, हर एक पर्सन, चाहे वो मेरी बुआ हो, फूफा हो, भाई हो, कज़न हो, सब मेरे साथ थे। और कभी बहुत ज़्यादा सेटबैक आते थे तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उससे मैं बात करती थी और वो मेरी हर सही बात को सही, गलत बात को भी सही। तो एक मोटिवेशन आपका यही है। मेरे लाइफ में जो ड्राइविंग फोर्स रहा वो मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे आसपास जो मेरे रिलेटिव है, हर कोई जो मेरे पे इतना ट्रस्ट करता था और मुझे मोटिवेट करता था और हमेशा मेरे हर टफ टाइम में साथ था। ऑब्वियसली आप फेल होते हैं तो आपको बुरा लगता है, रोते हैं, लेकिन फिर से स्टार्ट करना है। और मैंने 2011 से ही जॉब कर रही हूँ, तो कभी ये नहीं लगा कि ये नहीं होगा तो क्या करूँगी, क्योंकि मेरा ये था कि मैं ऑलरेडी, मेरे पास एक जॉब है। मुझे बस ये था कि मुझे जो भी मिलेगा वो एक मेरी जो लाइफ है उसमें एक प्लस पॉइंट ही है
और प्लस पॉइंट कहना भी गलत है, मतलब खोने के ये लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए हाँ, सारा जहां मतलब है। बहुत कुछ। जी जी बिल्कुल। तो और वो मैंने पाया भी बाय गॉड ग्रेस। तो मैं ऑलवेज थैंकफुल हूँ उसके लिए, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स। मतलब तो कह सकते हैं कि फैमिली के लाड प्यार ने और फैमिली की लाडली बिटिया हो थी आप एक तरीके से। कोमल, जैसे स्टूडेंट्स, ये तो सबको पता है कि, और बहुत सारी मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताइए कि स्टूडेंट्स को क्या क्या नहीं करना चाहिए। वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में 5 से 6 साल लग जाते हैं, उसको हम 2 या 3 साल में भी क्लियर कर सकते हैं। तो वो ऐसा क्या करना चाहिए, वो आप हमको बताइए। इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले आप अपने नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज जो है लिमिटेड रखें। जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो रखिए, उसके अलावा जो आपका डिफ़िकल्ट एरिया है उसके लिए आप कोई और बुक रेफ़र कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई लेक्चर देख सकते हैं, या मार्केट में कोई मटेरियल है, कोई आर्टिकल है उस पे, उसको कर सकते हैं। दूसरा यही है कि आप जो है रिवीजन करें। जो मेरी इनिशियल डेज़ में गलती रही वो यही रही कि मुझे ये लगता था कि अभी तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मैं रिवाइज़ कैसे करूँ? तो रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के टाइम आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर करनी चाहिए, और जब आप टेस्ट सीरीज़ करें तो ये भी ध्यान रहे कि सिर्फ टेस्ट पेपर सॉल्व ना करें। टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद उसको चेक करें, और उसके बाद जो आपके आंसर्स थे, क्यों गलत थे, किस लिए थे, वो पूरा एनालिसिस, वो एनालिसिस आपका 2 to 3 आवर्स लेता है, और वही इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ पे फोकस किया जाए। और तीसरा ये है कि जब भी आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वो उसमें आप टाइम पीरियड का ध्यान रखें। जैसे हम आंसर राइटिंग करने इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं, तो ऐसा अगर 3 घंटे हो गए तो आप अपना पेन रोक दें, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही उसी चीज़ की कर रहे हैं। और जब भी आपको लो फील हो, जब भी आपको लगे कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है या कुछ, तो आप अपने पे विश्वास रखें और ये सोचिए कि अगर मैं अभी छोड़ दूंगा तो मुझे क्या नुकसान है। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा यही सोचा, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो क्या होगा। मैं हमेशा यही अपनी आंखें बंद करके ये इमेजिन करती थी कि अगर मुझे ये मिल जाएगा तो क्या होगा। तो लाइफ कितनी बदल जाएगी, तो कितना change हो बिल्कुल अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी बना के रखें, जाएगा। और आपके जो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं उनके सराउंडिंग में रहे। किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट से इतना इम्पैक्ट ना अपने माइंड में डाले। जैसे मेरा जब 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मैंने एक सीनियर से पूछा, तो उन्होंने बोला कि जब आपका 4 में नहीं हुआ तो 5वें में कैसे होगा। तो वो चीज़ बड़ा हर्ट करती है, वो आप पे एक नेगेटिव इम्प्रेशन भी डालती है। तो इस तरह की नेगेटिविटी से दूर रहे। और इस तरीके के नेगेटिव लोगों से भी दूर रहें। हाँ एग्जैक्टली। और जो भी चीज़ आपको मोटिवेट करती है, जैसे मेरे केस में मेरी फैमिली रही, उनके ड्रीम्स रहे, ये अगर आपके केस में अगर आपकी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि कोई और आपको नहीं सिखाएगा, आप ही सिखाएंगे। और मोटिवेट, आप सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की। आप खुद ही मोटिवेटेड रहेंगे, और हमेशा अपने माइंड में ये बात रखें कि मुझे निकालना है, और मैं सबकी जैसा नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हूँ मुझे उसी में निकालना है। जैसे मैं अपने केस में बोलूँ, मेरा माइंड इतना शार्प नहीं है कि मैंने अभी पढ़ा उसको तुरंत ग्रैब कर लिया। मैं उसको धीरे धीरे पढ़ के करती थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे इतना टाइम इसको देना है। तो मेरे टाइम टेबल में जो टॉपिक 2 घंटे का है उसको मैं 2.5 या 3 घंटे देती थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाएं, और किसी इतने लेक्चर्स, इतने वीडियोस आप देखते हैं, जो भी बात आपको इम्पैक्टफुल लगे उसको अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। जो मेरा एक और रीज़न रहा कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती रही, जब मैं अपनी कोचिंग में गई और वहाँ पर हमारे टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे एक लाइन लिखी कि इफ़ यू थिंक यू कैन देन यू कैन, एंड इफ़ यू थिंक यू कांट देन यू आर राइट। तो ये जो लाइन थी, तो इससे इतनी क्लैरिटी आई मुझे कि अगर आप यही सोच लो कि मैं नहीं कर सकता, तो आप में सेल्फ डाउट है, तो फिर भी आप सही हैं। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि आप उस फील्ड में आगे काम कर सकते हैं। तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि रिवाइज़ करें, अपने रिसोर्सेज कम रखें, टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करें, आंसर राइटिंग करें, पॉजिटिव लोगों से अपने आप को सराउंड करके रखें, अपने पे विश्वास रखें, और हमेशा ये सोचें कि आपको मिल जाएगा तो आपकी लाइफ में क्या क्या आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो जैसे कि आप शिक्षा कुल के हमारे पूरे फैकल्टीज से भी मिली हैं, और शिक्षा कुल बेसिकली यूपी पीसीएस पर ही बेस्ड है, यूपी पीसीएस को ही आगे बढ़ाना चाहता है। तो आपको कैसा लगा हमारी फैकल्टी से मिल करके, और आप क्या कहना चाहेंगी हमारी तरफ से स्टूडेंट्स को?
मुझे बहुत अच्छा लगा फैकल्टी से मिलके। मैं खुद टीचर रही हूँ 8.5 ईयर्स, तो मैं जानती हूँ कि टीचर्स को कितना जो है स्टूडेंट पे कितना फोकस करना पड़ता है, उनका इंडिविजुअल डिफरेंस देखते हुए आपको उसको बताना होता है। तो मैंने देखा कि यहाँ की फैकल्टी बहुत हम्बल है और उन्होंने अपनी एक प्लान स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि किस तरीके से लाइव सेशन वो लेंगे और सबके डिफ़िकल्टीज़ को टैकल करेंगे। तो मैम जैसे देखा आपने कि हमारा 45 डेज़ का प्रीलिम्स के लिए मैराथन प्रोग्राम भी है, आपने उसमें देखा और आपको क्या लगता है कि उसमें और क्या-क्या चीज़ें ऐड ऑन की जा सकती हैं या फिर आपका क्या उस पर रिएक्शन है? क्या कहेंगी आप उसके बारे में? मैं यही इसमें बोलना चाहूँगी, आपने नाम ही रखा है मैराथन प्रोग्राम, तो बहुत जल्दी-जल्दी आपको बहुत कुछ कराना होगा। जी, जी। तो इसमें ये अच्छा रहेगा कि आप लोग इसमें कुछ क्विज़ के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे या फिर कुछ टेस्ट सीरीज़ ऐड कर लें और उसी पे बच्चों का फीडबैक ज़रूर लें। तो मैं इसमें सजेस्ट करना चाहूँगी। बाकी आपका प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत अच्छा, बहुत एनरिच है, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू। कोमल जी, आप क्या बताएँगी सफलता के गुरु मंत्र आपके लिए क्या रहे और स्टूडेंट्स के लिए क्या होने चाहिए आपकी तरफ से? मेरी सफलता गुरु मंत्र तो यही रहा कि मेरे माइंड में हमेशा ये फिक्स था कि मैं ये क्यों प्रिपरेशन कर रही हूँ और हमेशा ये सोचा कि मुझे अचीव करना है और मैं जब तक मेरा अटेम्प्ट है तब तक मैं गिव अप नहीं करूँगी। और सभी स्टूडेंट्स को भी मेरा यही सजेशन है, जो एस्पिरेंट्स है मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आपने जब डिसाइड कर लिया आप इस सर्विस में आना चाहते हैं, तो उसके से जो है पॉजिटिव साइड देखें। उसमें ये देखें कि आपको हार्ड वर्क करना है, पेशेंट रखना है, परसिवरेंस के साथ काम करना है और जिस रीज़न से आप यहाँ आए, उसको अपने माइंड से कभी स्किप नहीं होने देना है। बाकी रिवीजन करना है, पढ़ाई करनी है, उसके लिए तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो तो आपको करना ही है। तो मेरी तरफ से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप सब लोग आए, हमारे जॉइन करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमसे इतने अपने अच्छे विचार और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, स्टूडेंट्स से अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से और सारी गर्ल्स को, सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती रहेंगी, मोटिवेट करती रहेंगी और अपनी सर्विसेज में भी बहुत अच्छा करती रहेंगी। आपको हमारी शुभकामनाएं और धन्यवाद कोमल जी।